गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं। द टाइटल इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो टॉपिक्स हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के, साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, self-employed and hired workers in India, occupational structure or distribution of workforce by industry, jobless growth, casualization and informalization of workforce, and the last topic will be rural and urban unemployment. सबसे पहले हम बात करेंगे what is unemployment। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो जैसा कि डेफिनेशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, मतलब काम करना चाहते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज, जो भी वेज चल रही है, मजदूरी की जो रेट चल रही है उस पर वो विलिंग है, एंड आर एबल टू वर्क, और वो काम करने में कैपेबल भी हैं, बट आर नॉट गेटिंग वर्क। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन when people are working to work at existing wage rate and are able to work but are not getting work. This situation is called unemployment. It should be noted with emphasis that the such people who are not willing to work at the existing wage rate are not considered as unemployed. मतलब वो capable हैं but they are not willing to work at existing rate of wage. Then they are not called or considered as unemployed people. Okay? तो unemployment का definition हो गया आपका। उसके बाद है who is worker। वर्कर कौन है? वर्कर की definition है a worker is an individual who is engaged in some production activity. A worker or an individual engaged in production activity contributes to GDP by rendering his services. तो वर्कर किसको कहेंगे हम? जो जीडीपी में पार्टिसिपेट कर रहा है, जीडीपी को इंक्रीज़ करने में पार्टिसिपेट कर रहा है, जीडीपी को इंक्रीज़ करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ऑन द वेज, मजदूरी पर, या अदर टाइप ऑफ रिवार्ड जिसको हम रेंट भी बोल सकते हैं, बट वो वेज लेबर में नहीं आएगा। वर्कर की बात चल रही है। तो अगर आप किसी से बिना पैसे लिए काम कर रहे हैं, देन यू आर नॉट वर्कर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप वर्कर हैं तो यू विल गेट मनी एज वेज, देन यू आर कॉल्ड वर्कर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। यस, एक्टिविटी भी कौन सी होनी चाहिए? प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन के बारे में आपने 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि भाई प्रोडक्शन हर उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें वैल्यू एडिशन होता है या क्वालिटी एडिशन होता है, और साथ में उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होती है कमोडिटी की। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज पर्सन को हम वर्कर कहेंगे, और एन इंडिविजुअल एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी बाय रेंडरिंग हिज सर्विसेज। तो ये दो बातें हमारी क्लियर हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और वर्कर किसको कहेंगे हम। ओके, नाउ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब किसी के यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, वो खुद अपना काम कर रहा है। तो जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, फिर वो चाहे आपके ठेला लगाने वाले या दुकानदार, छोटे दुकानदार, कोई भी हो जो किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, खुद अपना कोई बिजनेस करते हैं या कोई टास्क करते हैं जिसके बदले में उनको अर्निंग होती है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और हायर्ड, जिनको किराए पे लिया जाता है ऑन वेज रेट, फिक्स वेज रेट। तो वर्कर्स और दोज इन एम्प्लॉयमेंट मे बी क्लासिफाइड एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड। तो पहले हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। दीज आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस, अपना खुद का काम कर रहे हैं, और ओन प्रोफेशन, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, वो कहीं से किसी से उनको कोई वेज नहीं मिलता है, खुद वो एंटरप्रेनर हैं अपने आप के, और जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट जो है वही उनकी इनकम है। एग्जाम्पल, अ फार्मर वर्किंग ऑन हिज ओन फार्म,
किसान है, अपने खुद के खेत पे काम कर रहा है, और एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन हिज ओन फैक्ट्री, अपनी खुद की फैक्ट्री में काम कर रहा है। ये तो 2 एग्जांपल हुए। इसके अलावा मैंने आपको और भी बताया, जैसे कोई ठेला लगाता है खाने पीने का, स्नैक्स वगैरह का, चाट पकौड़ी का, या फिर कोई छोटी मोटी दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, व्हाटएवर। तो ये सब लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेकंड कैटेगरीज ऑफ वर्कर इज हायर्ड वर्कर, जिनको किराए पे लिया जाता है एक फिक्स वेज रेट पर। दीज आर दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स, खुद के लिए काम नहीं करते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं उसका उनको मेहनताना मिलता है, उसका उनको वेज मिलती है, सैलरी मिलती है, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो उसके खुद के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए जिसने उनको हायर किया है। तो दे रेंडर देयर सर्विसेज टू अदर्स एंड एज ए रिवार्ड, और उसके बदले में रिवार्ड के तौर पर क्या मिलता है उनको? गेट वेजेस और सैलरीज। तो जितने भी एम्प्लॉयड पर्सन हैं वो सब आपके इसमें हायर्ड वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, और मे बी दे आर पेड इन काइंड। यस, ये आपको जब मैंने नेशनल इनकम का जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसमें एक टाइप ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आया था कि पेमेंट इन काइंड, यानी कि पेमेंट इन कैश ना होकर किसी अदर वे में, जैसे अकोमोडेशन या लंच डिनर या अदर फैसिलिटीज़ के तौर पर भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इनको जो पेमेंट मिलता है कैश के तौर पे भी मिल सकता है, पेमेंट इन काइंड में भी। तो एग्जांपल, प्रूफ रीडर वर्किंग इन अ पब्लिकेशन हाउस, कोई अखबार है, मैगजीन छापने वाली कोई एजेंसी है, वहाँ पर कोई प्रूफ रीडर की जॉब करता है। और अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल जस्ट लाइक मी, जैसे कि मेरे जैसा कोई टीचर है जो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा आपके हायर्ड वर्कर की कैटेगरी में। इज दैट क्लियर? नाउ कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर, आगे फिर इसको कैटेगराइज किया गया है। ये टाइप अपने आप में अलग हैं। एक कैटेगरी हुई, एक सेक्शन हुआ कैटेगरी का। दूसरा सेक्शन है कि ऑल वर्कर्स को हम कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर 2 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हायर्ड वर्कर में भी फर्दर भी कैटेगराइज एज कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैजुअल वर्कर, दीज आर द डेली वेजर्स, मतलब फिक्स्ड जॉब नहीं होती है इनकी। जिस दिन काम करते हैं उस दिन इनको पैसा मिल जाता है, जिस दिन काम नहीं करते हैं उस दिन का इनको पैसा नहीं मिलता है। दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो जैसे आपका कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, वहाँ पर काम करने वाले मजदूर, कारीगर वगैरह जो हैं वो सब कैजुअल लेबर की कैटेगरी में आते हैं कि भाई जब तक मकान बनेगा तब तक उनको जॉब मिलेगा, जैसे मकान का काम कंप्लीट हुआ तो जॉब उनका ख़त्म। ठीक है ना? दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं जो कि फुल टाइम एम्प्लॉय को मिलते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस मिलता है, हाउस अलाउंस मिलता है, DNS अलाउंस मिलता है। ये सारी सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ हैं जो कि फुल टाइमर एम्प्लॉयज़ को दी जाती है उनके एम्प्लॉयर्स की तरफ से, बट जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और पेंशन। ये सोशल सिक्योरिटी के अंदर आ जाती हैं सारी चीज़ें। और सेकंड है रेगुलर वर्कर, जैसा कि क्लियर हो चुका होगा कि रेगुलर वर्कर्स कौन है? दीज आर ऑन द परमानेंट पे रोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स। पे रोल मतलब जो रजिस्टर है उन पर उनका नाम लिखा हुआ है, वो रेगुलर उस पर सिग्नेचर करते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, अपने फिक्स टाइमिंग्स के दौरान वहाँ पर वो काम करते हैं, जिसके बदले में उनको एट द एंड ऑफ द मंथ उनको सैलरी दी जाती है। दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल सोशल सिक्योरिटीज़, और सैलरी तो मिलती ही है, साथ के साथ उनको जो सोशल सिक्योरिटीज़ है जिनके बारे में भी बात करी थी हमने, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशंस, ये भी उनको मिलती है, इंक्लूडिंग पेंशन, ग्रेचुटी एंड प्रोविडेंट फंड। ओके, इट इज़ ऑफन फाउंड that the casual worker are unskilled worker। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं होता है। वैसे ये बात ऑलवेज राइट नहीं है, क्योंकि जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर हम बात करें तो जो मेजन्स होते हैं, कारीगर होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, स्टिल दे आर कैजुअल वर्कर, नॉट रेगुलर वर्कर। लेकिन मोस्ट ऑफ जो जनरल सिनेरियो है वो यही देखने में आता है कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनके पास कोई पर्टिकुलर सेक्टर का कोई स्किल नहीं होता है, वो रफ वर्क करने के लिए उनको कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना? लाइक वर्कर वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन साइट, मजदूर जो कुली वगैरह होते हैं वो। और रेगुलर वर्कर ऑन द अदर हैंड इज़ यूजुअली अ स्किल्ड वर्कर। उनके पास कोई ना कोई स्किल होगा। टीचर है तो उसको पढ़ाना आता है, डॉक्टर है तो उसको डायग्नोस करना आता है, सर्जरी करना आता है। ओके, कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसको सारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का नॉलेज होता है। ठीक है, लाइक दैट, लाइक एन इंजीनियर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। तो ये डिस्टिंक्शन हो गया कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर का। ओके, तो ये हमारा ये सेकंड कैटेगरी भी कंप्लीट होती है, कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर की।
यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है टाइप ऑफ वर्कर जिसको इसमें समराइज़ किया गया है। तो इसमें दो टाइप हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये खुद काम करते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, और जो काम करते हैं जो प्रॉफिट है वही इनकी अर्निंग है। और दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर्स, ये किसी एंटरप्रेनर के अंडर में काम करते हैं, जो टास्क इनको दिया जाता है वो इनको फुलफिल करना होता है और उसके बदले में इनको रिवार्ड के तौर पर सैलरी एंड अदर सोशल सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं। यहाँ पर हायर्ड वर्कर को फिर कैटेगराइज किया गया है कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर के तौर पर। तो कैजुअल वर्कर जो रूटीन में काम नहीं करते हैं, रेगुलर काम नहीं करते हैं, जिनका कोई पे रोल नहीं होता है, जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जिनका कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है, टाइम सीज़न के हिसाब से कभी काम मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, तो ये वो कैजुअल वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको कोई सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह का जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल नहीं है। जबकि रेगुलर वर्कर्स जो हैं वो परमानेंट जॉब करते हैं, फिक्स टाइमिंग, फिक्स सैलरी, और इसके साथ साथ इनको जो अदर सोशल सिक्योरिटीज़ हैं उनका बेनिफिट भी मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। तीन टॉपिक्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर सप्लाई, इसके बाद लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। Labor supply and labor force are different concepts. First of all, we will discuss about labor supply. So labor supply refers to amount of labor that the worker willing to offer corresponding to a particular wage rate. कोई पर्टिकुलर वेज रेट पर जो ऑल नंबर ऑफ लेबर्स जो हैं जो रेडी हैं अपना लेबर देने के लिए, उनकी क्वांटिटी को हम लेबर फोर्स कहते हैं। यू में एबल टू वर्क 10 आवर्स अ डे, फॉर एग्जांपल इसको इलस्ट्रेट कर रहा है वो कि आप एक दिन 10 घंटे तक काम करने में आपकी कैपेबिलिटी है, 10 घंटे तक आप काम कर सकते हैं, बट विलिंग टू वर्क ओनली 6 आवर, लेकिन आप इच्छा जो है आपकी केवल 6 घंटे काम करने की है एट अ पर्टिकुलर वेज। तो जो लेबर सप्लाई है वो 6 आवर है, ना कि 10 आवर। क्यों? बिकॉज यू आर ओनली विलिंग टू वर्क ओनली 6 आवर। लेबर सप्लाई thus is measured in terms of man hours of work और man days, या तो काम के घंटे या काम के दिन के तौर पर इसको हम काउंट करते हैं। कंसीडरिंग 8 man hours इक्वल टू 1 man day, 8 घंटे जो हैं वो 1 मैन डे के बराबर माना जाता है। इट इज़ ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू वेज रेट, और इसका जो एस्टिमेशन है वो वेज रेट के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। सेकंड इज लेबर फोर्स। लेबर फोर्स ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग ऑन विलिंग टू वर्क। लेबर सप्लाई ज़्यादा हो सकती है, लेबर फोर्स कम हो सकती है। जो काम करने में को लेकर विलिंग है उनकी जो नंबर है, दैट नंबर इज कॉल्ड लेबर फोर्स। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। तो यहाँ पर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट्स। सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क एंड इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट। वाइल on the other hand labor force is referred to the number of persons actually working, जो असल में एक्चुअल में काम कर रहे हैं और willing to work, या फिर काम करने को लेकर इच्छुक हैं। तो it is not related to wage rate. Okay, second difference between the labor supply and labor force is supply of labor can increase or decrease even when the number of workers remains constant. सप्लाई लेबर बढ़ सकती है कि भाई 6 घंटे की जगह वो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम करने को राजी हो जाएं, तो नंबर ऑफ लेबर तो वही है लेकिन लेबर सप्लाई बढ़ गई, ठीक है ना। बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज और पर्सन डेज। 1 पर्सन डे रेफरिंग टू 8 आवर ऑफ वर्क। एक पर्सन जो है वो कितने के बराबर माना जाता है? 8 घंटे प्रतिदिन, पर डे। एंड ऑन द अदर हैंड लेबर फोर्स, बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन, नॉट इन टर्म्स ऑफ पर्सन डेज। ये पर्सन को काउंट करता है, पर्सन डेज को काउंट नहीं करता है। तो साइज ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीज। आई होप कि आपको ये दोनों जो डिस्टिंक्शंस हैं लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स में वो समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वर्क फोर्स का। वर्क फोर्स रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग। I repeat, refers to the number of persons actually working,
लेबर जो सप्लाई फोर्स है उसमें तो जो वर्किंग है, एक्चुअली वर्किंग है और विलिंग टू वर्क है, दोनों काउंट हो जाते हैं। और वर्क फोर्स में केवल वही काउंट होते हैं जो एक्चुअल में वर्किंग कर रहे हैं, विलिंग टू वर्क इसमें काउंट नहीं होते हैं। डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग। ओके, तो वर्क फोर्स को हम इक्वेशन वाइज कैसे लिख सकते हैं? लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। तो लेबर सप्लाई में से जब हम लेबर फोर्स में से हम उन पर्सन्स को डिडक्ट कर देंगे जो विलिंग तो हैं लेकिन एक्चुअली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा वर्क फोर्स का। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब ये कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड एज अंडर नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स जो एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क का जो नंबर है उसमें से जो एक्चुअली वर्किंग है उनको अगर हम लेस कर देंगे तो जो भी हमारे पास फिगर बचेगा वो फिगर होगा पर्सन्स अनएम्प्लॉयड का। मतलब जो विलिंग टू वर्क तो हैं लेकिन उनके पास एक्चुअल में वर्क है नहीं, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो रिलेटेड टू दिस आर द कॉन्सेप्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन रेट, दीज आर एस्टिमेटेड एज अंडर। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड, मतलब जो बेरोजगार लोग हैं उनकी संख्या में हम उसको डिवाइड कर देंगे साइज ऑफ लेबर फोर्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि टोटल जो आपका लेबर फोर्स है उसमें से कितने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, कितने परसेंट लोग। रेट की बात चल रही है तो परसेंट में करेंगे इसको। और पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकलेगी कि भाई पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, कितने परसेंट लोग कर रहे हैं, टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये दोनों चीज़ें इट्स रेफर टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली वर्किंग। यहाँ पर इसी चीज़ को दोबारा से समराइज किया गया है। आई रिपीट, वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। ओके, एंड नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड का फॉर्मूला है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स इंटू 100, एंड पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू टोटल वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। ओके, तो यहाँ तक का ये हमारा आज का कंटेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है, आगे का जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ओके, गुड बाय।